हेलो गाइस। तो हमने क्रिएटिविटी भी कवर कर लिया है, इंटेलिजेंस भी कर लिया है। अब लास्ट जो पार्ट बचता है हमारी इस यूनिट का वो है थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अब कॉग्निटिव वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा आ चुका है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक और चीज़, थिंकिंग और रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनकी डेफिनेशन, डिसीजन मेकिंग, इन पे क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग में। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है, तो इसीलिए वो हम PYQ से ही लर्न करेंगे। अभी मैं आपको उसकी डेफिनेशन लर्न करने को नहीं बोलूँगी। जब PYQ में वो क्वेश्चन मिलेगा हमें कि इट गेट्स रिपीटेड, तो हम वही करेंगे। Okay, so when we talk about thinking, so thinking involves manipulating and processing the information. You get some information, you manipulate it, you process it, you think about it. So thinking has two important things. Thinking has two important parts. One is mental image, another is concept. When we get to know about any particular information, we create a image of it in our mind and we create a concept. Okay, so जब भी कोई चीज़, हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम उसके बारे में सोचते हैं तो एक हमारे माइंड में इमेज आती है। अगर मैं बोलूँ मैंगो, तो मैंगो सुनते ही आपके दिमाग में मैंगो आता है। मैं बोलूँ जूनियर NTR, तो वो सुनते ही आपके माइंड में उनकी इमेज आती है। एंड कंसेप्ट इज mental representation of classes of objects, events or people that are common in nature. So concept is like a categorization, it is like a folder where we keep similar objects together. Okay, like if I say apple, banana, mango, papaya, guava, so these are all included in the folder named sorry, I was about to say animal. These are all included in the folder named fruits. तो यानी कि जब भी मैं आपके सामने सेब, आम, केला, पपीता ये नाम लेती हूँ तो आपके माइंड में सीधा फल कैटेगरी आती है कि ये तो फल हैं, ये फ्रूट्स के नाम है। तो कंसेप्ट एक कैटेगराइजेशन होता है, एक फोल्डर होता है जिसके अंदर आप एक जैसी सिमिलर चीज़ों को जो आपस में मिलती जुलती हैं उन्हें आप यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। जैसे फ्रूट, तो फ्रूट में एप्पल, मैंगो, बनाना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट आपका एक खुद का बनाया हुआ मेंटल रिप्रेजेंटेशन है। this has been created by yourself, you yourself has created this is a mental representation of things classified or categorized into such a way that similar objects are kept together. और mental images, कोई चीज़ सुनते ही उसका जो पिक्चराइजेशन आपके माइंड में होता है, when you hear a word you get a picture of it in your mind, that is mental image. Okay, fine. Now when we talk about concepts, so concepts have been classified in different ways. Okay, one is a simple concept, another is a complex concept. Now what is the difference? As the name says, simple concept is simple, it has only one single common feature. If I say I have drawn this figure, this is a ball and this is an apple. These both have just one common thing, that they both are red in color. So simple concept has only one single common feature. जब दो चीज़ों के बीच में केवल एक ही चीज़ कॉमन हो उसे हम सिंपल कंसेप्ट कहते हैं। जैसे कि एक बॉल और एक एप्पल, फ्रूट, इन दोनों के बीच में क्या कॉमन हो सकता है ना? केवल ये कॉमन है कि दोनों के दोनों रेड कलर के हैं। तो जब केवल दो चीज़ों में एक ही सिंगल कॉमननेस होती है तो वो सिंपल कंसेप्ट होता है। जबकि कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट वो होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा सिमिलैरिटी होती हैं। कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट आर दोज विच हैव मोर देन और इक्वल टू टू सिमिलैरिटीज, मोर देन वन सिमिलैरिटी. These are further divided into two types. They have more than one similarity. Okay, they can be conjunctive and they can be disjunctive. Now what is conjunctive, what is disjunctive? Conjunctive means when two or more, how many characteristics which are common, they are present together. एक ही समय पे अलग अलग जो भी कॉमन चीज़ें हैं वो एक ही समय पे प्रेजेंट है। जैसे मैं बोलूँ मौसी, तो मौसी एक औरत भी है, उसी समय पे वो हमारी माता की बहन भी है। तो मौसी जो शब्द है वो एक ही समय पे दो सिमिलैरिटी बताता है। ठीक है, सो साइमल्टेनियसली दीज थिंग्स आर प्रेजेंट.
However, in disjunctive, only either this can be present or that can be present. Either you can be tall or you can be short. Either the food is hot or it is cold. तो यहाँ पे either और वाली सिचुएशन आ जाती है, या तो ये होगा या वो होगा. चीज़ें भले ही दो हैं लेकिन एक वक्त पे एक ही प्रेजेंट होगी. कंजंक्टिव में एक ही समय पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ें प्रेजेंट हो सकती हैं. कंजंक्टिव में एक ही समय पे प्रेजेंट होंगी, डिसजंक्टिव में एक समय पे एक ही प्रेजेंट होगी. हाँ, कॉमन चीज़ें बहुत सारी हो सकती है बट एक समय पे एक ही प्रेजेंट होगी. This is what you need to understand. Apart from this, concept has also been categorized in the form of natural and artificial. Natural and artificial. Natural concept, they are flexible. Flexible in the sense you can change them a bit. है ना? These are informal. You have not learned them somewhere. There are no strict rules for that. For example, when I talk about tomatoes, some people include those in fruit, some include those in vegetable. तो टमाटर की जब हम बात करते हैं तो टमाटर को कई लोग फ्रूट में डालते हैं, कई लोग उसको वेजिटेबल में डालते हैं. तो ये एक नेचुरल कंसेप्ट है, इनफॉर्मल है, कहीं आपने सीखा नहीं है, अपनी मर्जी से आप कर सकते हो, थोड़ा बहुत चेंजेस आप उसमें कर सकते हो. However, on the other hand is artificial concept which are inflexible, or I can say they are rigid, they are formal, and they have strict rules. For example, when I say a triangle, it will always have three sides only. A figure having four sides, five sides cannot be called a triangle. These are strict rules that a triangle will always have थ्री साइड्स. तो आर्टिफिशियल कंसेप्ट वो होते हैं जो कि फिक्स रूल से बने हैं, स्ट्रिक्ट रूल से बने हैं, रिजिड है, आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते. आप किसी भी तीन साइड वाले फिगर को ही ट्राइंगल बोलेंगे, 4, 5, 6 को आप कभी भी ट्राइंगल नहीं बोल सकते. ये क्या है? ये स्ट्रिक्ट रूल है. तो इसीलिए ये आर्टिफिशियल कंसेप्ट में आपके आते हैं. ओके फाइन, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. इसके बाद वी टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजीज इन विच पीपल फॉर्म कंसेप्ट. इसमें ये क्वेश्चन आपका कई बार आया हुआ है, इफ़ यू रिमेंबर अबाउट साइमल्टेनियस स्कैनिंग, सक्सेसिव स्कैनिंग. तो एक बार वो कंसेप्ट हम समझने की कोशिश करते हैं. सो देर आर 4 सब टाइप्स इन विच यू फॉर्म अ कंसेप्ट. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट कंसेप्ट फॉर्मेशन. कंसेप्ट बनेगा कैसे? सो द वेरी सिंपल वन इज साइमल्टेनियस स्कैनिंग. In simultaneous scanning, people start with all the possible hypotheses and eliminate the untenable ones. So, for example, suppose कीजिए you have exam in approximately 1 month now. Okay, so now in this very last 1 month, how you are going to prepare, you will decide for that. Like you have got 20 units to cover, 10 from paper 1, 10 from paper 2. So you just make a list. I have in paper 1 10 units, in paper 2 I have 10 units. Now you have these 20 hypotheses, we can say, and you will start with all the possible hypotheses and eliminate those which are hard to achieve. Now if you are good at maths, you will surely include maths reasoning in your this last 1 month preparation. If you have not at all studied logical reasoning or maths and you are not good at it, you will eliminate it. I am not going to do that for this last 1 month. I will just focus on those things which are easy for me to do. It is hard to learn maths with other units as well in just 1 month, last 1 month. You have to practice MCQs as well, you have to do a lot of things. So you will have all the hypotheses before you and you will reject those which are hard to achieve in this last 1 month. This is known as simultaneous scanning, in which you simultaneously at the same time look for all the options available to you and reject those which are very hard to achieve. Okay, fine. साइमल्टेनियस स्कैनिंग में आप क्या करते हैं? आपके पास जो भी ऑप्शंस हैं उन सबको आप देखते हो और उनमें से जो आपको लगता है मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, उसे आप वहीं की वहीं रिजेक्ट कर देते हो. अभी लास्ट में 1 महीना बचा है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों करना है. अगर किसी ने बिल्कुल आज ही तैयारी स्टार्ट करी है करनी, तो वो क्या करेगा? वो देखेगा भाई मैथ्स रीजनिंग मेरे को वैसे ही नहीं आती, बहुत डिफिकल्ट है, मैंने कभी करी नहीं. अगर उस बच्चे को एक्चुअल में नहीं आती तो वो मैथ्स रीजनिंग छोड़ देगा, वो काट देगा. भाई मैथ्स नहीं करनी, रीजनिंग नहीं करनी, DI नहीं करना,
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लेंगे, टीचिंग कर लेंगे, तो इस तरीके से आप अपना प्लानिंग बनाओगे. दिस इज साइमल्टेनियस स्कैनिंग, जिसमें आप एक ही समय पे बहुत सारे ऑप्शंस देखोगे, बहुत सारे हाइपोथेसिस देखोगे, और जो अटेन नहीं कर सकते उसे आप रिजेक्ट कर दोगे. दिस इज साइमल्टेनियस स्कैनिंग. इसके जैसा है सक्सेसिव स्कैनिंग सॉरी, लेकिन इसमें फ़र्क क्या आ गया, सक्सेसिव करोगे मतलब एक ही वक्त पे सबको आप नहीं हटाओगे. आप क्या करोगे, पहले एक चेंज करोगे. फॉर 1 वीक यू विल ट्राई to study one option. You will use one hypothesis. If it works out for you, then okay, you will keep it. But if it does not work out for you, you will remove it. You will not remove all the unattainable ones altogether as you did in simultaneous. Now what you will do, you will keep everything before you and you will only change one thing at a time. You will not do everything at a time. ठीक है. सक्सेसिव में एक के बाद एक चेंज करेंगे. भाई लगा मैथ्स हो रही है तो करो, नहीं लग रही तो एक हफ्ते बाद हटा दो. फिर लॉजिक करा, एक हफ्ते बाद वो हटा दिया. रीडिंग करा, वो हो गया तो वो उसको कंटिन्यू कर लिया. तो सक्सेसिव में यू चेंज वन एट अ टाइम. एक सिंगल हाइपोथेसिस आप शुरू करोगे, अगर चलता है तो ठीक है, नहीं चलता तो हटा के अगले पे आ जाओगे. एक समय पे एक करोगे. थर्ड इज योर कंजर्वेटिव फोकसिंग. कंजर्वेटिव फोकसिंग, this is in such a way that you will how to explain, let me just think of an example. Okay, now we will change the example. Suppose you are going to make a tea. Okay, you are a new learner, you just learned how to make a tea, and you have been told the recipe of it, that for 1 cup of tea you will take half cup water, then you will take 1 teaspoon of tea. You will take, if you take sugar, 1 teaspoon of sugar, and you will take 3/4 cup of milk. This was your recipe. You made this tea, but you found it a bit sugary. So in the next time what you will do, you will keep all these things intact, just change the sugar portion. You make it half. Next time you make tea with half sugar and other things are same as earlier, what you will find? You will find that what will happen, that it is less sugary. And now next time maybe you will make it 3/4, then you find the sugar okay, but now you think that the tea has less of milk. You will change this now. So this means in conservative focusing, what you do, you just change one thing at a time and keep other things intact. Now you will be confused at how is it different from successive then. In successive scanning, we take one task at a time. If we are able to perform that task, you keep it. If not, you reject it completely and start a new one. In conservative focusing, task is one single only. You are just changing its features. If one feature works for you, you keep it. If one feature is changed and you find that now this is better, you will keep it. If you think no, this can be improved further, you will change another feature. तो मतलब कि कंजर्वेटिव फोकसिंग में क्या होता है, जैसे चाय बनानी है, आधा कप पानी डाला, ऐसे रेसिपी आपको मम्मी ने दे दी, आपने बनाई, आपको लगा चीनी ज़्यादा हो गई, 1 चम्मच पहले डाली थी, अब आप उसको आधा कर दोगे. दोबारा चाय बनाओगे, अब आपको कम लग रही है तो अगली बार आप 3/4 लोगे. फिर आपको लगता है यार दूध कम लग रहा है, पनारी लग रही है चाय, तो आप पानी ज़्यादा डालोगे. फिर लगेगा सिक्की कम है, सिक्की मतलब उबाली कम है, तो आप उसको उबाल ज़्यादा लोगे. एक बार में एक ही फीचर को चेंज करोगे, इससे आपको एक परफेक्ट रेसिपी मिल जाएगी. अगर आप एक बार में एक ही को चेंज करोगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि इसको कम करने से इसको ज़्यादा करने से क्या फ़र्क पड़ रहा है. अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं सक्सेसिव स्कैनिंग और कंजर्वेटिव फोकसिंग में. तो मैं आपको बता दूं, सक्सेसिव स्कैनिंग में आप एक बार में एक टास्क करते हो, वो टास्क चल रहा है तो चलाते हो, नहीं चलता तो टास्क ही बदल देते हो, पूरे टास्क को हटा के नया ले आए. कंजर्वेटिव फोकसिंग में एक टास्क जब आप कर रहे हो तो उस एक टास्क के एक हिस्से को, एक अंश को आप बदलते हो और उससे आप देखते हो मेरा काम इम्प्रूव हुआ या बिगड़ा. इम्प्रूव हुआ तो अच्छी बात है, अगले को इम्प्रूव और चेंज करके देखोगे और इम्प्रूव हो रहा है क्या. नहीं इम्प्रूव हो रहा तो आप उसको और बदल के कहीं ना कहीं से चेंजेस करा के अलग अलग पार्ट्स में उस चीज़ को बेस्ट बनाते हो. टास्क वही है, टास्क नहीं बदलते, टास्क के फीचर्स को बदलते हैं. नेक्स्ट इज योर फोकस गैम्बलिंग. नाउ वी डू नॉट हैव टाइम, guests have arrived, you have to make tea. Now you cannot do all these one type of thing, one change at a time.
So to just save your time, you will change more than one feature at a time. You realize that yes, my tea had less of sugar, less of milk and more of water. So I will altogether change all these three elements. That is focus gambling. This reduces the time which we have given to this task. Okay, तो मतलब गेस्ट आ गए, चाय बनानी है, अब एक एक चीज़ चेंज करोगे तो इतने में तो गेस्ट ही चल जाएंगे, है ना। उल्टा वो और बोल के जाएंगे भाई कैसे नालायक बच्चे हैं, चाय तक बनानी नहीं आती। तो इसीलिए आप क्या करोगे, एक ही समय पे बहुत सारे एलिमेंट्स चेंज कर दोगे एक बार में। भाई चाय पत्ती कम ज़्यादा, चीनी कम ज़्यादा, दूध कम ज़्यादा, जो करना है एक बार में कर दोगे, एक बार में बिल्कुल चेंज। एक बार में एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, एक बार में ही बहुत सारे फीचर्स आप चेंज कर दोगे। दैट इज़ फोकस गैम्बलिंग। आई होप समझ में आया होगा। मैंने एग्जाम्पल दे करके समझाने की कोशिश की तो है, फिर भी नहीं आता तो बताइएगा, अलग से इस चीज़ का वीडियो बना देंगे। ओके फाइन। नाउ हाउ यू ऑर्गेनाइज द कंसेप्ट। फॉर्म तो हो गए इन 4 तरीकों से, ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज द कंसेप्ट। सो इफ वी टॉक अबाउट स्कीमा, schema is a mental construct consisting of a cluster or collection of related concepts. This means when you have some related concepts, you keep them in the folder named schema. Similar items are kept in the folder named concept and similar concepts are kept in the folder named schema. So schema is a broader term. Schema consists of those concepts which are similar. For example, animals, birds, they are similar. So you keep them in one category of what we can say wildlife, है ना, wildlife, fauna, we can say that. जैसे हम बात करें जानवर की, है ना, हम बात करें जानवरों की और पक्षियों की, तो दोनों एक जैसे हैं, दोनों वन जीव में आते हैं, तो हम उनको एक ही स्कीमा में डाल देंगे। दो अलग अलग कंसेप्ट्स हैं लेकिन वो सिमिलर है, तो उन्हें हम एक ही स्कीमा में डाल देते हैं। Okay, fine. So schema consists of related concepts, and when we talk about concept, आपने एनिमल सुना, एनिमल सुनते ही जो पहला एनिमल आपके माइंड में आता है वो होता है प्रोटोटाइप। Prototype is the first thing which comes to your mind when you hear a certain concept. When I hear animal, if I get the image of a dog in my mind, then prototype is dog. The example of a concept which comes to my mind when I hear that concept name. ठीक है। When if you are asked to draw a image of cup, so I will draw this because I have seen such kinds of cup at my home. If you have cup with saucers, you will draw this. If you have cup जो स्टील का ग्लास वाला होता है, तो you will draw this. So it means कि जो भी आपके माइंड में पहली चीज़ आती है किसी कंसेप्ट को सुनते ही, वो आपका प्रोटोटाइप है, एंड इट विल हैव इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस आएंगे। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट रीजनिंग, हाउ यू थिंक। रीजनिंग रेफर्स टू जनरेटिंग आइडियाज, इवेल्युएटिंग आइडियाज, आर्ग्यूमेंट्स, है ना। So there are 2 kinds of reasoning, we all know, deductive and inductive. Deductive reasoning and inductive reasoning. Deductive reasoning means you have 2 statements from which you deduce a thing. From general statements you come to a particular thing. From general to particular, or we can say from जनरल टू स्पेसिफिक यू कम। जनरल बातें आपको बोली गई कि आदमी जो है वो नहीं, मुझे हिंदी में बोलना नहीं आ रहा, 1 मिनट। जैसे हम बोले कि आदमी लॉयल है, राम आदमी है, तो इसका मतलब राम लॉयल है, ये है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग इज ओपोजिट टू इट, इसमें हम पर्टिकुलर से जनरल जाते हैं या स्पेसिफिक से जनरल जाते हैं। सो इन डिडक्टिव रीजनिंग यू आर गिवन सम जनरल स्टेटमेंट्स फ्रॉम विच यू डिड्यूस अ स्पेसिफिक कंक्लूजन, you come to a conclusion based of few statements which you have been provided, but in deductive you are provided 1 or 2 specific statements from which you generalize thing. आपसे बोला कि भाई एग्ज़ाम में फेल हो गए तो जॉब नहीं मिलेगी, तो अब आप उससे ये स्टेटमेंट ला सकते हो भाई पढ़ाई नहीं करी इसलिए एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे।
अगर नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, तो जॉब नहीं मिलेगी। तो ये पढ़ना और ये चीज़ आपने अपनी तरफ से ऐड ऑन कर दी। तो इन इंडक्टिव यू जनरलाइज थिंग्स, ठीक है। इंडक्टिव के थोड़े बेटर एग्जाम्पल आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, मुझे भी बताना, मुझे फ़िलहाल क्या याद नहीं आ रहे। दिस इज़ ऑलरेडी 12:54 इन नाइट, तो मेरा दिमाग अभी फ़िलहाल शायद इतना ही वर्क कर रहा है। ओके फाइन। ओके, इसके अलावा वर्दाइमर ने भी काम किया है। वर्दाइमर कहाँ सुना था, याद करो, मैक्स वर्दाइमर, ही इज़ अ गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट, फाउंडर ऑफ गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। सो मैक्स वर्दाइमर, ही said that thinking can be of 3 types. Okay, he said that thinking can be of 3 types: type A, type B and type Y. There are 3 types of thinking. Type A thinking is productive thinking. It can be creative. Okay, it is used to solve new problem. Whenever we talk about creative, this is required to solve novel problem. थिंकिंग में हमारा जो टाइप ए थिंकिंग है वो क्या है, वो क्रिएटिव थिंकिंग है, नई तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के काम में आता है। टाइप बी थिंकिंग, इट कैन बी बोथ प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव दोनों हो सकता है। एंड टाइप वाई इज ट्रायल एंड एरर, ठीक है। ट्रायल एंड एरर क्या होता है, थॉर्नडाइक वाला है, पढ़ा है, आप एग्जाम में भी करते हो ना, 4 ऑप्शन होता है, मैथ्स वाले क्वेश्चन में मोस्टली आप करते हो। व्हाट यू डू इन योर मैथ्स और डीआई क्वेश्चंस, यू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय यूजिंग द आंसर इटसेल्फ। जो ऑप्शंस हैं आप उन ऑप्शन को यूज में लेके सॉल्व करते हो, दैट इज ट्रायल एंड एरर। अलग अलग यू ट्राई डिफरेंट मैथड्स एंड द वन विच स्ट्राइक्स यू डिक्लेयर इट इज द आंसर। तो ये आपका टाइप वाई है। ओके फाइन। Then what we can say, there is one autistic thinking. This is also asked in exam. Autistic thinking. Autistic thinking is like when we think inside ourselves, when we fantasize, when we daydream, fantasy. Okay, so that is autistic thinking. Is it good? It is good if you do it up to a certain level, but if you spend all the day doing it, this is wrong. Like you're wasting your time. You're living in a world which is not real. So it is good up to a certain level, but since it has little or no connection to reality, it should not be supported to a lot of time expenditure. Okay. तो ऑटिस्टिक थिंकिंग क्या होता है, इसमें आप डे ड्रीम करते हो, दिन में सपने देखते हो, सपने सुहाने लड़कपन वाले आपके, फैंटेसीज करते हो, इमेजिन करते हो कि हाँ भाई ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, वो आपको ऑटिस्टिक थिंकिंग में आता है। सही है क्या? कुछ हद तक करो सही है, खुशी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा दिन भर ही यही करते रहते हो, दिन भर ही सपने देखते हो, कुछ काम करते नहीं हो उसको सही सच करने के लिए, तो वो फिर गलत है ना। तो क्योंकि सच्चाई तो है ही नहीं ना, आप तो इमेजिन कर रहे हो खुद को जूनियर एनटीआर के साथ, तो वो सच्चाई तो है नहीं ना। तो एक लेवल तक सोचो तो समझ आता है, बट अगर आप दिन भर ही सोचो कि हाँ भाई मैं ही उसके साथ मूवी में हूँ या मैं ही उसके साथ रियल लाइफ में उसे मिल रही हूँ, ऑटोग्राफ ले रही हूँ, तो वो रियल नहीं है। तो उसमें टाइम वेस्ट मत करो, वो चीज़ आपका टाइम वेस्ट ही करेगी, दैट हैज़ नो रिलेशन टू रियलिटी। ओके फाइन, अब बात करते हैं ह्यूरिस्टिक्स की। व्हाट इज़ ह्यूरिस्टिक? ह्यूरिस्टिक इज़ अ method of problem solving. So before this I should tell you what is problem solving. Problem solving is goal directed thinking, goal directed behavior. Okay, problem solving. Since you have a problem in your hand, you have to think in a specific manner only to reach the conclusion, to solve the solve the problem, to reach the solution. So this is goal डायरेक्टेड थिंकिंग। ओके फाइन। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक पर्टिकुलर तरीके से सोचोगे तो ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एल्जेब्रा के क्वेश्चन में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सोचोगे तो ही सॉल्व होगा, है ना। अगर आप एल्जेब्रा में कुछ और ही चला रहे हो अलग ही लेवल का, तो वो काम नहीं करेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में गोल डायरेक्टेड थिंकिंग करनी पड़ेगी। बहुत सारे मैथड्स है प्रॉब्लम सॉल्व करने के, जैसे कि आपका आ गया ट्रायल एंड एरर, जो मैंने अभी बताया। ट्रायल एंड एरर में क्या करते हैं, अलग अलग ऑप्शन ट्राई करते हैं, जो लग जाए वही सही। इन ट्रायल एंड एरर वी ट्राई डिफरेंट
options and the one which strikes is the correct one for us. It requires a lot of time sometimes. If the fourth option is correct and you start from 1, 2, 3 and then 4, so it takes a lot of time, but you reach the correct solution for sure. Second is your algorithm. Algorithm is step by step procedure. If you follow the step by step procedure to solve a problem, that is algorithm. For example, when you are taught maths, you have been taught addition, then subtraction, then multiplication, then division. If you are taught middle term splitting, they teach you how you have to do this, है ना? So in algorithm you have to follow step by step procedure. For I would say for using PC computer, when we were in school, we were taught properly that you have to switch on the switch first, we have to switch the CPU button first on, monitor, and so and so. So these were steps which have to be followed in a correct sequence. If you do not follow them in sequence, this is not going to work. So algorithm is a step by step procedure, and this question came in exam where they said ki for football or basketball, some game, if you are learning a game or sport, what method you use? You use algorithm, because there are rules, there are steps you have to follow. So this is sequential in nature. You have to follow them sequence wise, okay? And this guarantees success, guaranteed success, okay? So algorithm में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं. आपको बता दिया जाता है कि भाई अगर चाय बनानी है तो पहले पानी डालो, फिर ये डालो, फिर वो डालो, तो उसको वैसे ही फॉलो करोगे तो ही काम सक्सेसफुल हो जाएगा. इसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो तो. थर्ड इज़ योर ह्यूरिस्टिक. ह्यूरिस्टिक इज़ रूल ऑफ थंब. दिस इज़ लाइक अ गैस वर्क, बट दिस इज़ एन एजुकेटेड गैस. ऐसे जय माता दी नहीं करते, है ना. वॉट वी डू, वी guess the answer from the option but using some common sense, okay? So that is heuristic. It can give you correct answer and cannot as well. This does not guarantee you success, but this is successful mostly, we can say. Apart from that, what you can do, you can work backward. Backward में क्या होगा, आपको बोला जाता है भाई रास्ते याद करने हैं, तो कई बार क्या होता है सीधे रास्ता याद नहीं रहता, घर से स्कूल का याद नहीं होता, तो स्कूल से घर का याद कर लो, उल्टा कर लो. क्वेश्चन से आंसर नहीं निकला तो आंसर से क्वेश्चन पे चले जाओ. सो वर्किंग बैकवर्ड मीन सॉल्विंग प्रॉब्लम फ्रॉम एंड टू स्टार्ट, ओके? इफ यू आर ट्राइंग टू रिमेंबर द रूट फ्रॉम योर होम टू ऑफिस बट यू आर नॉट एबल टू, सो लर्न फ्रॉम ऑफिस टू होम, वर्क बैकवर्ड. इफ यू हैव लर्न वन वे, then you have to come back, so try to rewind the thing which you have learned. So that is how it works, okay? And heuristic में क्या था, एजुकेटेड गैस किया हमने, अपने जो भी ऑप्शन थे उनमें से कॉमन सेंस यूज़ में लेकर के किया. सक्सेस मिलेगी उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? गारंटी सक्सेस की सिर्फ एल्गोरिथम में आपके. ओके फाइन. नाउ ह्यूरिस्टिक की बात करते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूरिस्टिक, there is one availability heuristic. Availability heuristic is when you think of something or when you hear of something, the first thing which comes to your mind, the first available information that comes to you, that is availability heuristic, ठीक है? For example, I remember when I started flying in Indigo first. Yeah, I started with Indigo. So I could see that most of the news were coming related to Indigo before me, all negative. Late flight, passengers hit the pie date and so and so. So this is availability heuristic. When you have started something, you get those informations more. Actually the information were earlier also in the same context, in same quantity, but you didn't focus because it was not none of your concern. But now you get those informations in your attention span because you are somehow related to those, okay? So availability heuristic ये बोलता है जब कोई चीज़ आप देखते हो, सुनते हो, तो सबसे पहले जो चीज़ आपके माइंड में आती है वो रेलेवेंट वाली ही आएगी. अगर आप कभी उड़ते ही नहीं हो, फ्लाई ही नहीं करते, कभी आप प्लेन में जाते ही नहीं हो, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता उससे,
प्लेन हाईजैक हो रहा है, क्रैश हो रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर आप जाने लग जाते हो फिर ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा स्ट्राइक करती है। दैट इज़ अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। Then comes representative heuristic. This is like a generalization. What we do, if suppose there was a boy who was a servant at your neighbor's house and he did stealing, he did steal, okay, he did robbery and he ran away. So that news you get to know. Now you will look at every young servant who is a boy as a thief. That is representativeness heuristic. What you do, you think of them as a representative, you generalize it. सपोज करो कि आपके पड़ोस में एक लड़का रहता था जो चोरी करके भाग गया, नौकर था, तो अब आप हर यंग लड़के जो कि नौकर है उसको आप चोरी मानोगे, वो है रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक, कहीं ना कहीं जनरलाइज कर दिया। थर्ड इज योर एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट। दिस इज़ वेरी सिंपल टू फाइंड। एंकरिंग एंड एडजस्टमेंट, यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, देयर विल बी अ न्यूमेरिकल वैल्यू, you have a starting point, a number, and you then arrange it, you increase or decrease it, okay, you do some adjustment in it. तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल वर्ड या एंकर या एडजस्ट ऐसा वर्ड देखने को मिल जाएगा। These are mostly those which come in the exam. Apart from these, mostly does not come in exam. अच्छा, there is one more method of solving the problem, that is analogy. Analogy is comparing. If I say hot is to fire, cold is to, you will say ice. So this is analogy when you compare and learn. Okay, apart from that, there is one more thing, mean and analysis. Mean and analysis says that what you do, you create a starting point and an end point, and you decide that this is the journey which I have to travel, and you divide it into parts and you try to eliminate the path by reducing the steps. So आपका एग्ज़ाम है 10 यूनिट है, तो स्टार्टिंग 1 से करनी है एंड 10 पे करना है ना। एग्ज़ाम तक की जर्नी ये रहने वाली है, तो आप क्या करोगे, एक एक कम करके ये जो गैप है स्टार्टिंग से एंड का उसको कम करने की कोशिश करोगे। ये आपका मीन एंड एनालिसिस है। दिस इज़ ऑल। ये ह्यूरिस्टिक मेन 3 ही है, वैसे तो और भी होते हैं बट आपके काम में यही 3 आएंगे एज मच एज आई कैन थिंक ऑफ। बाकी अगर आपको लगता है कोई और समझना है पढ़ना है बोल देना, मैं वीडियो क्रिएट कर दूँगी। नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। हिंड्रेंसेस तो आएंगे ही, बैरियर तो आएंगे ही, तो बैरियर टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, इतना ईजी थोड़ी ना है प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में बैरियर क्या आते हैं, 2 या 3 ही आते हैं और वही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा पूछते हैं। मेंटल सेट, when you have your mind set in a certain way, when you can think of solving a problem in a certain way, you're never going to try a new way. If a particular trick worked for you in the past, then in the future also you're going to try that only. So in that way you cannot think out of the box and you will not be able to perform the you will not be able to solve the question. ओके तो क्या होता है, जब आपने अतीत में किसी एक पर्टिकुलर तरीके से काम किया और वो आपके लिए वर्क किया, तो अब आप आगे भी वही चीज़ अपनाने की कोशिश करोगे। तो इससे ये हो सकता है कि अब वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो क्योंकि अलग तरह की प्रॉब्लम है, बट आपकी क्या कोशिश है, भाई पिछली बार तो ये ट्रिक काम करी, मैं तो यही करूँगा। आप ऑफिस जाते हो, रास्ता आपने एक पकड़ रखा है कि मैं तो इस रास्ते से जाता हूँ, हमेशा पहुँच जाता हूँ। अब भले ही वो रास्ते में प्रॉब्लम हो गई है बट आपको लगता है मैं तो इसी से जाऊँगा, दूसरे से नहीं जाऊँगा। सो दिस इज़ अ बैरियर टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। यू हैव अ माइंड सेट, आपका माइंड सेट हो चुका है, आप उसके आगे नहीं सोच पा रहे। सेकेंड इज योर फंक्शनल फिक्स्डनेस, एंड इस पे क्वेश्चन आता ही है। फंक्शनल फिक्स्डनेस मीन्स दैट यू हैव when you think of an object, you can think of it with its usual use only. You cannot think of alternate uses which are unusual. You use an object for its original function only. You cannot use it for any other function which it is not originally made for. So that is functional fixedness. इसमें क्या होता है, आप एक ऑब्जेक्ट को उसके जो एक्चुअल यूज़ है केवल उसी के बारे में सोचते हो, उसी काम में लेते हो, किसी और में नहीं लेते। जैसे मुझे याद है स्कूल में क्या होता था, हमारी चेयर में कीलें निकली होती थी कई बार, तो हथौड़ा थोड़ी ना मिलेगा कील ठोकने के लिए आपको स्कूल में, तो हम क्या करते थे, डस्टर से ठोक देते थे, है ना। अगर कोई मोटी किताब है उससे ठोक देते थे। तो ये हमने क्या किया, हमने उस डस्टर का
जो ओरिजिनल यूज़ है वो है बोर्ड रब करने का, हमने उसको उसके बजाय किसी और काम में ले लिया, तो हम फंक्शनल फिक्स्ड नहीं हैं। फंक्शनल फिक्स्ड इंसान डस्टर से केवल बोर्ड ही रब करेगा, वो उससे कभी भी कील नहीं ठोकेगा। सो अ पर्सन हु इज़ फंक्शनली फिक्स्ड विल यूज़ एन ऑब्जेक्ट ओनली फॉर इट्स ओरिजिनल पर्पज़, नॉट फॉर सम अदर फंक्शन। ओके, ये आपको याद रखना है। आई थिंक ये दो ही हैं जो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में आते हैं, बैरियर। इसके अलावा देर आर सम बायसेस। ओके, देर आर सम बायसेस विच यू शुड नो। बायसेस पे मैं शॉर्ट्स बनाऊंगी। आई विल क्रिएट शॉर्ट्स फॉर द बायसेस, कन्फर्मेशन बायस, हिंडसाइट बायस, एंकरिंग बायस। आई विल क्रिएट शॉर्ट्स फॉर दोज, आप शॉर्ट्स में देखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी कैन थिंक ऑफ, लेट मी जस्ट थिंक, और क्या कर सकते हैं। अच्छा हाँ, फ्लिन इफेक्ट मैंने आपको इंटेलिजेंस में शायद बताया नहीं था, बट वो मैंने शायद शॉर्ट्स में डाला है, तो आप वहाँ देखना। ओके, देयर इज़ वन टॉपिक, मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। कॉग्निशन इज थिंकिंग, मेटाकॉग्निशन मतलब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। When you think, how do I know this? You know who is the PM of India, but now you think, how do you know that? How did you get that information? From where did you get it? So that is metacognition. When you think about thinking, how I am able to think about it, how I have that information. So this includes your metacognitive knowledge, how I have that knowledge, metacognitive regulation, how I can regulate it. Okay, so you can regulate it by planning activity, monitoring activity, checking outcome, and so and so. So this is how you can do it. Then okay, I think this is all. There is one problem space theory on which PYQ has come, problem space theory. So in that you need to only learn there are three elements. One is problem state, then goal state, and last is explore all possible steps. आई हैव नॉट गॉन थ्रू दिस थियरी अलॉट, आप उसको एक बार गूगल कर लेना, मेरे को ज़्यादा अच्छे से थियरी याद नहीं है, और ये दी है नेविल एंड साइमन ने। ये PYQ में आया था तो शायद उतना ही मैंने इंक्लूड किया है मैंने नोट्स में, अभी तो मुझे याद भी नहीं आ रहा ये मैंने लिखा कैसे था। आई एम एक्सप्लेनिंग यू फ्रॉम माई नोट्स एंड आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली अबाउट दिस थियरी, सो यू कैन गूगल इट और आई विल डू इट इफ़ आई गेट टाइम. Okay, fine. So this is all about your okay, I think this unit also includes the topic of language. Okay, I will have to create another video for that. Language के लिए एक दूसरा वीडियो और बनाना पड़ेगा. ये वीडियो कितना हो गया, 37 मिनट्स का हो गया है. ओके फाइन, आई विल क्रिएट अनदर वीडियो, एक और वीडियो करेंगे तो इन टोटल आई थिंक 3 और 4 यूनिट्स, 3 और 4 पार्ट्स में आपका ये वाला यूनिट पूरा कंप्लीट हो जाएगा. लैंग्वेज और करना है, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं. यहाँ तक का पड़ेगा, कोई डाउट है पूछेगा. आई विल एक्सप्लेन इट अगैन. बाय बाय.